गुजरात पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स की बात होती है, लेकिन आजकल जिस भी राज्य में चुनाव की बारी हो ओवैसी फैक्टर पर चर्चा अलग से की जाती है। तो ओवैसी साहब, गुजरात में चुनाव है और आप यहां पर एक बार फिर पधारे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि ओवैसी जी आए, क्या लाए और क्या ले जाने को आए, या फिर किसी को कुछ उठाकर दे जाने को आए। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जब 11 से 12 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनकी सोच क्या है, रणनीति क्या है आपकी गुजरात को लेकर? नहीं, हमारा पूरी कोशिश ये है कि गुजरात की जनता का फायदा हो और नुकसान भाजपा का, कांग्रेस का और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का हो। हम कुछ लेके जाने नहीं आए, देने आए हैं। और वो ये है कि गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है और 27 साल से कांग्रेस एक नाकाम अपोजिशन साबित हुई है और यहां पर मिस गवर्नेंस बहुत ज्यादा है, जनता के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो यही चीजें हैं, लीडरशिप की जरूरत है और एमआईएम पार्टी की कोशिश यही होगी कि ये जो यहां पर कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो जो भाजपा का डर दिलाकर वोट तो हासिल कर लेती है मगर जीतने के बाद उनके 12-13 विधायक बीजेपी में भाग जाते हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम गुजरात में है, एक वायबल अपोजिशन का, और हम कोशिश वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वैक्यूम है, यहां पर तो अब इस बार त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है। ऐसे में ओवैसी साहब कैसे अपनी जगह बनाएंगे? अब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, कहां हैं आप? नहीं, कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल है यहां पर कि मैं बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से मार खा चुकी है। उनके विधायक जीतकर भाजपा में चले जाते हैं और फिर उन्हीं के जो विधायक जीतते हैं वो एक मानो में बीजेपी के लीडरशिप से एक किस्म से समझौता कर लेते हैं कि हम विधायक भी रहेंगे मगर आपको पॉलिटिकली डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब जहां तक सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का, तो वो तो मैं कहूंगा कि वो 2013 के नरेंद्र मोदी बन गए हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं बोलते, बिल्किस बानो के मसले पर कुछ नहीं बोलते, और उन्हीं के जब वो कोविड की पहली वेव चली उस वक्त तो ये पहला मुख्यमंत्री था जिसने तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम लगाए। तो वो तो पूरी तरह से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपना चुके हैं, तो वो तो उनका रास्ता सही दिखा। तो देश की राजनीति की अब सच्चाई है। आप क्या चाहते हैं कि कोई बिल्किस बानो का इशू उठाएगा? आम आदमी पार्टी नहीं उठाती है, कोई नाम लेने को तैयार नहीं है बिल्किस बानो के मुद्दे पर। ये कैसे आप जबरन किसी से बुलवा देंगे? नहीं, हम जबरन, आप अकेले रह गए हो वैसी साहब, नहीं, बाकी सारा देश और सारी राजनीति एक तरफ है। नहीं, जबरन किसी को हम मजबूर तो नहीं कर सकते, मगर अगर किसी के दिल में इंसानियत है, किसी के दिल में एक इस वाक़े की तकलीफ है कि एक महिला को जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी उसको रेप कर दिया गया, उसकी बेटी का कत्ल हुआ, उसकी मां का कत्ल हुआ और उसके कन्विक्टेड लोगों को सरकार छोड़ देती है, तो आप नहीं बोलेंगे तो ठीक है, मत बोलिए, मगर आप इस बात का तो ड्रामा मत करिए ना कि आप सेकुलर हैं। आप खुलकर कहिए कि हाँ, जिस तरह बीजेपी ने उन लोगों को छोड़ा हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। ये ड्रामा क्यों करते हैं आप? और अगर कोई नहीं बोलेगा तो कोई परवाह नहीं, मगर इंसानियत के नाम पर अगर किसी को तकलीफ दी जा रही है, किसी को दबाया जा रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा ना मैडम। अगर नहीं, जो नहीं बोलता तो ठीक है, उसके शायद उसके जिस्म में अल्लाह ने धड़कता हुआ दिल नहीं दिया होगा। लेकिन मौजूदा दौर में तो राजनीति में सेक्युलर वर्ड एक गाली हो गया है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि संविधान में जो सेकुलरिज्म लिखा हो मैं उसको मानता हूं। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म यकीनन एक एक्सप्लॉयटेशन का टर्म बन चुका है, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए, कि चुनाव जब आता है तो सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती है और जब चुनाव हो जाता है उनको धुतकार दिया जाता है। तो इस हद तक मैं मानता हूं आपकी बात को। किंग मेकर बनते हैं लोग पॉलिटिक्स में जो कम सीटों पर लड़ते हैं। आप 12 सीटों पर लड़के क्या करेंगे सर? 182 में से समझ नहीं आ रहा है। तो अभी फैसला नहीं हुआ, 12 लड़ेंगे 20 लड़ेंगे, हाँ। मगर इसका फैसला करेंगे हमारे अध्यक्ष जनाब साबिर काबुलीवाला साहब। मेरा मानना यह है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते, मगर हम अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में और देश के विधानसभा में भिजा सकते हैं। यही बात मैंने उत्तर प्रदेश में भी कही थी।
मगर वहां की जनता ने समझा नहीं इस बात को। सबके सब बोले नहीं नहीं समाजवादी समाजवादी। आपका एग्जिट पोल ने कहा था कि 83% मुस्लिम्स ने समाजवादी पार्टी को, एक्सेस इंडिया टुडे ने कहा कि 83% अखिलेश को मुस्लिम समाज ने वोट दिया। क्या नतीजा निकला? तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज को मजबूत करके विधानसभा में भिजाइए ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ सके। ये हमेशा जो चक्कर होता है कि सत्ता में आना है, सत्ता में 27 साल से ये लोग नहीं कर पाए, अब कौन सा इनके पास जादू की छड़ी पैदा हो चुकी है जो कर पाएंगे? तो आप क्या मुस्लिम कैंडिडेट्स ही उतारेंगे सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं, हम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स भी हैं, दलित कैंडिडेट्स भी हैं। अभी तो हम लोगों ने 3 हमारे हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को कैंडिडेट बनाया है। अभी एक फाइनल लिस्ट और भी आ जाएगी। तो आप मानते हैं कि आप दलितों को और मुस्लिम्स को इकट्ठा करके आप एक पॉलिटिक्स गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में? नहीं, ये कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। ये अचीवेबल पॉलिटिकल हमारा एम्बिशन है और मंजिल है, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि आज आप देखते जाइए कि जिस तरीके से देश में माहौल बनते जा रहा है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को जिस तरीके से चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या आप हो, इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इस आइडियोलॉजी में तो सबसे ज्यादा पिसने वाले और तकलीफ उठाने वाले तो अल्पसंख्यक समाज होगा, दलित होगा और आदिवासी होगा। हाँ। इसीलिए ईडब्ल्यूएस का आप देखिए जो जजमेंट आया उस पर कांग्रेस वेलकम करती है। कांग्रेस में उनका वडगाम का एक कैंडिडेट है, बड़ी बड़ी बातें पुकारता है, मगर इस जजमेंट पर कुछ नहीं बोलता। अपनी पार्टी अगड़ी जातियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगड़ी जातियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ने का अगर वो गरीब है, अगर गरीबी के पैमाने पर उनको रिजर्वेशन मिलता है, आपने खुद ही कहा मैं दलित या फिर मुस्लिम कैंडिडेट्स को दूंगा, क्यों? अगड़ों ने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं देखिए, आप बात रिजर्वेशन की कर रहे हैं। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है जिनको बरसों से, 100 सालों से जिन पर जुल्म किया गया, और संविधान में सोशल जस्टिस और सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर रिजर्वेशन मिलता। आज आपने क्या कह दिया कि ये जो 10% है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को नहीं मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर वो बॉटल दीजिए, 1 मिनट, ये 2 बॉटल हैं, इस बॉटल से 27% ओबीसी, 16-17% शेड्यूल कास्ट और 7% शेड्यूल ट्राइब, इसमें से 10% लोग। ये क्या बात है बोलिए आप? ये कैसे होगा? अब होगा। अच्छा, और एक बता रहा हूं आपको, 2020 में बैंकिंग का एग्जाम हुआ। मोदी सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर इनका कोटा कम नहीं होगा। 49 से 40% कोटा हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल का सिलेक्शन में। तो किसको मारा जाता है पानी पीने पर, किसको मार दिया जाता है घोड़े पे बैठने पर, किसके घरों को तोड़ा जाता है? तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर मिलना चाहिए। अच्छा मैडम, आप अगली अपर कास्ट का बोल, ये वाले जो बॉटल है, इनके वालों के बारे में कभी सोचा है? ये बॉटल तो इनके हाथ से वैसे ही निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? अरे यहाँ पर जितने नहीं, सुनिए, रिजर्वेशन है, नहीं सुनिए, इसमें ना देखिए, इसमें से 3 पिएंगे और इसमें से 1 पिएगा। यही बता रहा हूं ना मैं आपको। ये कैसे होगा? मोदी जी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा अपर कास्ट मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, और एक सुनिए, भारत के 21% की अपर कास्ट लोगों के पास 41% दौलत है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की सबसे बड़ी गलती क्या है? जो कोई 8 लाख के ऊपर कमाता है ईडब्ल्यूएस नहीं। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की और एनसीआर की एक स्टडी हुई है आज से 5 साल पहले, 1% के ऊपर ही लोग कमाते हैं भारत में। सबके लिए ईडब्ल्यूएस हो जाएगा? कैसे होगा बताइए, कैसे होगा ये? इसीलिए हम कह रहे हैं। तो कांग्रेस कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर देते हैं। नहीं, ओवैसी जी की अदालत खुलवाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवेक देखा ना सर इसमें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो हम डिसएग्री भी तो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसमें तो देखिए, झगड़ा रिप्रेजेंटेशन का है, रिप्रेजेंटेशन किसका नहीं है बताइए? गरीबी की मार आपको बेकार लगती है? नहीं, गरीब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अगड़ी जाति का है, उसकी गरीबी पर आपके आंसू नहीं निकलते। देखिए, आंसू गरीबी से मर जाए, निकलने का सवाल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन कितना है, किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है बता दीजिए। अब उसके लिए तो सेंसस करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। पुराने डेटा पे ही बात होगी। पार्लियामेंट में एडिशनल सेक्रेटरीज का जो कोटा है, सवाल के जवाब में कहा गया कि सबसे कम एसटीज ओबीसीज का है, एडिशनल सेक्रेटरीज का सबसे कम उन्हीं का है, टायर 1 में सबसे कम
SC ST OBC का जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक नहीं है। ये तो लोकसभा में जवाब दिया गया है। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सच्चाई बताइए। पर आप तो धर्म के आधार पर आरक्षण के समर्थक हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि इंपेरिकल एविडेंस जो आपके पास है, जिसकी बुनियाद पर सोशल एजुकेशनली जो बैकवर्ड होगा उसको दीजिए। धर्म की बुनियाद पे कहां है? धर्म की बुनियाद पे कहां बात हो रही है? कहां बात हो रही है? आप नहीं चाहते हैं? अरे, जो कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होगी और उसके लिए रिपोर्ट होगी, स्टडी होगी, उसके ऊपर दीजिए आप। अच्छा, यहां पर बताइए EWS की कौन सी रिपोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट में तो आपने रिपोर्ट नहीं दिया कि हमारे पास चलिए ये रिपोर्ट है। कोई रिपोर्ट नहीं है आपके पास, कोई स्टडी नहीं हुई। ऐसा क्यों लगता है सर कि आप सिर्फ देश में मुसलमानों की ही बात करते हैं? आपको हिंदुओं से तो प्रॉब्लम है ही, अगर वो अगड़ी जाति का है तब तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। नहीं है, आप गलत कह रही हैं। मुझे किसी से नफरत नहीं है। मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, मैं राइट्स की बात कर रहा हूं। देखिए, आप इक्वालिटी कैसे होगी कि कमजोरों में इक्वालिटी होगी ना, ताकतवर में इक्वालिटी कैसा पता करेंगे आप? अब जब हम ये बोलते हैं तो सबको तकलीफ लगता है। इतने दशकों से आरक्षण चल रहा है, इक्वालिटी आ गई क्या? समानता आ गया क्या? इसीलिए देखिए, इसीलिए तो कोशिश करना है। जो हजारों साल की जो नाइंसाफी है वो 75 साल में कैसे खत्म हो जाएगी? नहीं होगी खत्म 75 साल में। उसको तो कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या देते? नहीं नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ था 15 साल के लिए। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था जिसको पार्लियामेंट हर साल रिव्यू करती है और बढ़ाती है। लेकिन कुछ खामियां तो है ना सर कि रिजर्वेशन में क्या होता है, एक ही परिवार के लोग जो शायद सुदृढ़ होते चले जाते हैं वो गिव अप नहीं करते रिजर्वेशन। भाई, आपने क्रीमी लेयर लगा दिया है ना। अब आप देखिए, 8 लाख आप कह रहे हैं EWS के लिए। एक दलित परिवार और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख। ये क्या है बताइए? यही तो इसमें खामियां हैं, यही तो इसमें कमजोरियां हैं। और इससे सोशल फैब्रिक भारत का कमजोर होगा, अभी नहीं होगा। जब आगे आप जाएंगे, आप हमको याद रखेंगे कि आज आपने तो कह दिया हमको कि हम अपर कास्ट के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भारत के संविधान का जो स्पिरिट है उसके मुताबिक काम हो। आपने तो बाबा साहब अंबेडकर को धोखा दे दिया। आज फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। 3 कोर्ट के जजेस का कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं आप जब ये बोलते हैं तो? क्योंकि उन्होंने तो संविधान की मूल भावना के अनुरूप इसे पालन सही ठहराया। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में कहा था कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाबा साहब अंबेडकर से धोखा है। पार्लियामेंट में कहा मैंने। मेरे को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहे हैं। उसमें कोई कंटेम्प्ट का मामला ही नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब आते हैं। बीजेपी राज्य दर राज्य उनकी जो स्ट्रैटेजी अभी दिखाई दे रही है, वो कमेटी बना रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो, इससे पहले उत्तराखंड में क्या है, गुजरात में भी बात चल रही है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात देश में कर रहे हैं। फिर गुस्सा आएगा आपको? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में क्या मैं जमीन खरीदना चाह रहा हूं, एग्रीकल्चर लैंड, मैं खरीद पाऊंगा? सेक्शन 118 टेनेंसी एक्ट लगा है वहां पर। अच्छा, कौन जमीन खरीदा अब तक हिमाचल में मालूम मैडम आपको? अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार और ये गांधी परिवार, इन दोनों को परमिशन दिया गया। 118 हटा दीजिए ना, हम भी खरीदेंगे, एप्पल ऑर्चर्ड खरीदेंगे, चलिए हम भी सेब खाएंगे। नहीं करेंगे आप। अच्छा, आप गुजरात में यूसीसी की बात है। गुजरात में क्या कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है बगैर सरकार के परमिशन के? फिर कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? गुजरात में आपने डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा दिया। कोई मुसलमान अगर किसी नॉन मुस्लिम का घर खरीदना चाहता तो कलेक्टर परमिशन देता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ये? हर चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर मर्ज की दवा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहां होगा? ये तो आप अपनी कमजोरियों को छुपाना चाह रहे हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं जेंडर जस्टिस के लिए। बिल्किस बानो, क्या जेंडर जस्टिस का इशू नहीं है? बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया उनको आप छोड़ देते हैं। नरोडा पाटिया में जिन लोगों, जो कन्विक्टेड आदमी है वो कैंपेन करता है, फिर आप कोर्ट की बात करते हैं। तो ये चीजें है ना, ये तो सच्चाई सामने है आपके। पर ये पॉलिटिकल इशू नहीं बन रहा ना गुजरात में? कौन सा? कौन सी पार्टियां हैं जो इस पर बोलने को तैयार है? यही तो हम कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं। कांग्रेस गूंगी बन जाती है, दिल्ली की पार्टी अंधी और गूंगी बन जाती है। EWS पे कुछ नहीं बोलते, UCC पे कुछ नहीं बोलते। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री से कंपटीशन में है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का चलने वाला कौन है। मोदी को कंपटीशन देने वाले ये लोग हैं। इंडियन नेशनलिज्म तो गया
हट ही गया। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप गुजरात में बात करते हैं ना भाजपा वाले, मैडम आप चलिए बन्नी के राह में, बन्नी के पश्चिम बन्नी में मलाधारी जो लोग हैं वहां पर उनको ग्रेजिंग राइट्स नहीं देते फॉरेस्ट एक्ट के, आपने डांग फॉरेस्ट में दे दिया। वहां क्यों नहीं देते? क्योंकि मुसलमान है, बॉर्डर के करीब है। 62 की वॉर में दो जंगों में खड़कर उन्होंने सरहद की हिफाजत की। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बताइए? आप जो बात कर रहे हैं, आप तो इंसाफ ही नहीं करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा मुसलमानों के लिए और मेजॉरिटी के लिए होगा हिंदू कोड। वो अब वो इंटरव्यू के सबसे प्रिडिक्टेबल लेकिन इंटरेस्टिंग हिस्से में आ रहे हैं। गोपालगंज आपने बीजेपी को जिताया और उसी नियम से आप बी टीम यहां फिर गुजरात में पहुंच गए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। देखिए 180 सीट 2019 में 186 सीट कांग्रेस और भाजपा एक साथ लड़े लोकसभा में। कितनी जीती कांग्रेस? 15 जीती। हम नहीं लड़े वहां पर। अच्छा, गुजरात में पूरी लोकसभा की सीट भाजपा जीत गई, हम नहीं लड़े। तीसरी बात, 1984 में आखिरी मर्तबा एक मुसलमान एमपी यहां पर बना था, हम नहीं लड़े। चौथी बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीटें हैं। 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, 65 में से सिर्फ 3 सीट कांग्रेस जीतती है। मैं जिम्मेदार हूं। बताइए आप गोपालगंज की बात कर रहे हैं, गोपालगंज में हम लिए बराबर वोट लिए। मुझे पूछ के लड़ना चाहिए इलेक्शन गांधी परिवार से या लालू परिवार से। अरे भाड़ में जाए, मैं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ना मेरा काम है, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं। आप देखिए, अगर मुझे वो कहते हैं आप अमित शाह के कहने पे ये चुनाव लड़ते हैं, सीट भी वही डिसाइड करते हैं, सब बताते हैं। अगर ये बात सच है, डील है आपकी अमित शाह। अगर ये बात सच है तो क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी से इसलिए हारे क्योंकि डील हो गई थी अमित शाह से? अगर यह बात सच है तो क्या आपने गुजरात में पूरी सीटें 25-26 सीटें छोड़ दी अमित शाह के कहने पर? आपने राजस्थान में एक लोकसभा की सीट नहीं जीती, झारखंड में बिहार में आपने पूरे हार गए। अच्छा, कहां जीती कांग्रेस? हम जहां लड़ते हैं वहां जीतती है कांग्रेस, बिहार में किशनगंज। भाई अगर यह बात है तो कह दीजिए कि हां आप भी हार हैं अमित शाह के बोलने पे, तो हम भी लड़ रहे हैं फिर। यानी आप अमेठी हार जाते हैं 55,000 वोट से स्मृति ईरानी से। क्या डील हो गई थी आपकी स्मृति ईरानी से? क्या आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप हार जाइए? अच्छा, कहां जीतते? वायनाड में जीतते, वहां पर 30% मुसलमान है। इनकी एक लंबी फेरिस्त है। तेलंगाना 2 बार हार चुके हैं, 2 बार। कौन जिम्मेदार है उसका? तो ये गोपालगंज की बात, राजद सत्ता में है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों हारे। अगर मेरे को 1000 वोट भी मिलेंगे तो मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उन 1000 वोट जिन्होंने वोट डाला है वो तब्दीली चाहते हैं। और जनता को इस तरह तौहीन करना, अच्छा कब तक आप मुझे बोलते रहेंगे? आपके गुजरात से 12-14 एमएलए भाग गए, मोदी जी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। आपके भी बिहार से भाग गए आरजेडी में, ये बात हुई। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के, शिवसेना के लोग भाग गए, तो इन तमाम ने मिलकर एक पंचायत की और कहा कि ये तो टेररिज्म है डेमोक्रेसी का। वो 4 जो चले गए, क्या था वो डेमोक्रेटिक था? जिन्होंने सीमांचल की गरीब जनता को धोखा दिया, जिनको लोग पहचानते नहीं थे, हमने 4 साल मेहनत करके पार्टी के लोगों ने कामयाब किया, तो 4 पर कुछ नहीं बोलेंगे। जहां इनके जाते हैं, देखो भाजपा सब कर रही है, ईडी सब कर रही है, सीबीआई कर रही, हमारे 4 चले गए तो आप उनको खुशी खुशी ले लिए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये हिपोक्रेसी है। जब तक आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे, बीजेपी जीतती जाएगी। उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा चुनाव, मगर इनको समझने की फिक्र ही नहीं है। अच्छा, तेलंगाना में हम नहीं लड़े, परसों कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, बावजूद इसके कि उनके लीडर पूरा फिर रहे थे, पैदल फिर रहे। वही तो मैं कह रही हूं कि तेलंगाना राहुल गांधी आया, महाराष्ट्र आए हैं और वो कह रहे हैं भारी भीड़ जुड़ रही है राहुल गांधी के भारत जोड़ो। अरे बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। अमेठी जीत जाओ आप 24 में, स्मृति ईरानी को हरा दो, दोबारा हराओ। अगर मैडम सोनिया गांधी नहीं खड़ेंगी तो रायबरेली भी हारेंगे ये लोग, देखना आप, रायबरेली भी हारेंगे। क्योंकि फर्क ही क्या है आप में? आप आइडियोलॉजी पे कहां मुकाबला कर रहे हैं भाजपा से? किसी को तो आपको साथ लेके चलना होगा ना। बीजेपी वाले भी नाराज रहते हैं, कहते हैं ओवैसी साहब को खाना ही नहीं हजम होता जब तक मोदी को गाली देकर रैली में खूब तालियां नहीं बटोरते हैं, तब तक आपको नींद ही नहीं आती है। नहीं, मेरे को आराम से नींद आती, मेरे को बहुत आराम से नींद आती। रोज कितनी गालियां देते हैं आप मोदी जी को भाषणों में अपने, कितना कोसते हैं बीजेपी? नहीं, अगर मैं गाली दिया हूं तो आप मुझे छोड़ेंगे? आप अपने शो में तो मेरे को हलाल कर देंगे। आप 6 बजे आप बैठ के बोलेंगे ये गाली दिया, ये गाली दिया, एक कैमरा में 4 को बिठा के 6 बार तवा दिखाएंगे। हम गाली कहां देते हैं?
अगर हम बिल्किस का जिक्र कर रहे, हाँ, संस्कारी लोगों का जिक्र कर रहे, अगर हम उन बच्चों को मारा गया मोरबी के ब्रिज में मरने वालों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप उसको मोदी जी की गाली समझ रहे हैं तो गाली नहीं है, वो उनका क्रिटिसिज्म है, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब दूसरे तारीफ कर रहे हैं, कोई खवाली कर रहा है उनको, तो मैं क्या कर सकता हूं? गाली नहीं देंगे हम, प्रधानमंत्री हमारे, मगर उनको क्रिटिसाइज करना मेरा राइट है। अब ये हम सब करते हैं, इनके भाषणों में कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। आप क्या बोलेंगे? वो पूरा फिर रहे देश में, उनके नाम पे वोट दे दीजिए। अरे जंग यहां पर है, यहां जंग लड़नी चाहिए ना। भड़काऊ भाईजान, ये वाला एंगल क्या आ गया? आप अपने भाषण में खुद ही कहने लगे। नहीं, ये तो आप लोगों की देन है मेरे लिए। आप लोगों ने इतना हमको मशहूर कर दिया कि देखो भड़काऊ भाईजान चले गए हैं, तो हम बोले भाई हम भड़काऊ भाईजान कहां है? उत्तर प्रदेश में हमने 160-40 सभाएं की, कभी किसी को हमने गाली नहीं दी, दायरे में रहकर तनकीद की और करेंगे तनकीद। हमने जोक्स बोलते हैं, मोदी जी के ऊपर जोक बोला हमने, कांग्रेस पर, आप पर, लोगों को समझाने के लिए बोला, तो उसमें गाली कहां है? अच्छा ये बताइए कि आप ये जो गुजरात स्टेट वाइज अपना इलेक्शंस आप लड़ रहे हैं और वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपकी सोच क्या है? आप डेंट मारते रहेंगे अभी कुछ दिनों तक, जो एंटी बीजेपी वोट्स है आखिरकार आप उसको स्प्लिट ही करते हैं। क्या कोई सूरत समझौते की आपकी बन रही है अन्य पार्टियों के साथ, या ऐसे ही हर जगह पर जाएंगे? 10,000 वोट, 5,000 वोट? इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने 402 सीट लड़े, कांग्रेस ने 401 लड़े, वो एक जीते, ये 2 जीते, उन पर क्यों नहीं लगाया जाता इल्जाम ये कि आप डेंट मार रहे हैं? कैसा डेंट मार रहे हैं भाई? वो 400 लड़ रहे हैं। आप हैदराबाद वाले भाईजान है ना, इसलिए यहां से सब कहते हैं यूपी जा रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं। मोदी जी गुजरात से बनारस चले गए तो वैसे हैदराबाद से अहमदाबाद नहीं आ सकता, ये क्या बात हुई? अरे आप तो नेशनलिज्म पे मेरे सवाल उठा रहे भी, आप क्यों नहीं जाएंगे? मोदी जी यहां से 2-2 बार जाकर वहां के एमपी बन गए, हम यहां पर आए हैं, अहमदाबाद को आए हैं, बुरी बात क्या है? आपके नेशनलिज्म पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। हमेशा कहा जाता है कि आप सिर्फ मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स करते हैं। अरे देखिए, भारत जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है उसको आप फैसिलिटेट कर देते हैं। बिल्कुल फैसिलिटेट हम नहीं कर रहे हैं भाई। 400 सीट बीएसपी लड़ती है, 400 कांग्रेस लड़ती, हार जाती है। इंडिया टुडे एक्सेस का एग्जिट पोल बोलता है कि अखिलेश को 83% मुस्लिम वोट मिला, तब भी हार गए। अब उनकी पत्नी लड़ रही है, वो मैनपुरी हार गई, तो किसको ब्लेम करेंगे? हम तो नहीं लड़ रहे हैं, हार सकती है वो भी। आजमगढ़ की सीट अखिलेश नहीं लड़े, उनके भाई लड़े, हार गए। हमारा कैंडिडेट नहीं था, अब किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? तो कन्वीनियंट है। देखिए जब ये जीतते हैं ना, तो इनकी मेंटालिटी देखिए, भारत में 2 किस्म के लोग हो गए पॉलिटिकली। एक भाजपा है जो मुसलमान को टिकट देती ही नहीं है। गुजरात में एक मुसलमान को भाजपा ने टिकट दिया था 1998 में। 2011 में सद्भावना यात्रा मोदी जी ने निकाली, कोई टोपी पहनाने आया तो नहीं पहने, बाद में मोदी जी मुसलमान टोपी पहना दी, कोई कैंडिडेट नहीं था। अब यहां पर क्या होगा कि भाजपा मुसलमान टिकट नहीं देती। अब कांग्रेस ये समझती है कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बोलो, हमारी गुलामी करो, बस खामोश बैठे रहो। उसके बाद अरे कैसे खामोश बैठेंगे? चल के देखो, जमालपुर में देखिए, जाकर देखिए क्या है वहां पर। पूरी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, बेरोजगार हो गए लोग वहां पर। मुस्लिम वोटर का सर आप माइंडसेट समझ रहे हैं? उसको बस एक ही चिंता रहती है कि मेरा वोट बटे नहीं, मेरा वोट उसको जाए जो बीजेपी को हराए। आपके बड़े प्रशंसक थे, अलीगढ़ से लेकर जहां जहां हम लोग पीछे पीछे जाते थे, आपके यूपी में पता चलता था यहां आए ओवैसी जी, ओवैसी जी, ओवैसी भाईजान, छाती पीटते थे खुशी से। लेकिन उनको लगता था कि अगर वोट देना है तो समाजवादी को देना है, क्योंकि बीजेपी को वही हरा सकती है। अब ऐसा नहीं होगा ना। आप जब तक उस स्टैचर पे नहीं पहुंचेंगे कि आप बीजेपी को मात दे सकें, तब तक आप ही का समुदाय जिसके नाम पर आप पार्टी चलाते हैं, जिसकी आप पॉलिटिक्स करते हैं, वही आपको वोट देने में कतराता है। बिल्कुल नहीं कतराएगा। अभी ये उत्तर प्रदेश में एक बिटर लेसन लर्न हो चुके हैं, एक बिटर लेसन लर्न करें वहां के अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। हम अपने भाषण में बोल रहे थे कि वोट देना आपका राइट है, मगर आप जिस तरह से वोट दे रहे हैं, आप नहीं हरा पाएंगे किसी पार्टी को पावर में आने से। अब क्या हुआ बताइए? तो फिर 12 सीट में क्यों लड़ रहे हैं आप? गुजरात में 12 सीट में क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, पहली मर्तबा लड़ रहे हैं। अब ज्यादा लड़े तो इतना क्यों लड़ रहे हैं, कम लड़े तो कितना लड़ रहे हैं? 12 तो अभी नंबर नहीं है, आगे बढ़ेगा, मगर लड़ना जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि अपनी आवाज को आप गुजरात की विधानसभा में भिजाइए। हम पार्लियामेंट में 2 ही लोग हैं, मैं इम्तियाज जलील, मगर जब कभी भी हम भाषण देते तो कभी अच्छा भाषण हो गया टीआरपी का, तो अंजना उनको सब बुला लेते कि आ जाइए 6 बजे।
कुछ उसका इंपैक्ट तो है ना। अब ये जितने 3 एमएलए जीते यहां पर, देख लीजिए विधानसभा में क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, खाली जाकर बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते। 3-3। अच्छा ये और एक बात, 3 एमएलए जीते यहां पर, इसमें से कांग्रेस के जो थोड़े बहुत चाहने वाले थे आके हमारे साबिर भाई को बोले, ये 3 एमएलए है मुसलमान के, कुछ कर दे यार, मत लड़। तो साबिर भाई ने कहा कि भाई क्या है, हम तो पार्टी हैं, बहुत मजबूर किए। तो साबिर भाई ने कहा ठीक है चलो मैं 2 पे नहीं लड़ता हूं, एक राजकोट की और एक ये गयासुद्दीन की। बाद में आके उनको बोलते नहीं तीनों भी मत लड़ो, मेरा कॉर्पोरेटर है, 6 कॉर्पोरेटर है मेरे, आप बोलते मत ही लड़ो। माने क्यों नहीं लड़ना, हम इसलिए नहीं लड़ना कि भाई कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस कौन सा कांग्रेस ने काम किया। 69 का कम्युनल राइट शायद नहीं जानते होंगे यहाँ के नौजवान, मैं पढ़ा हूं 69 का कम्युनल राइट, 2002 के बराबर वर्ष था वो। कौन थी सरकार में, कांग्रेस थी यहां पर। ये तो सब चीजें है ना कि अल्पसंख्यक समाज को समझना पड़ेगा कि सिर्फ वोट डालना नहीं, वोट लेना भी आपको, और वही होगा जब अब जाके कोई आपकी आवाज बनेगा। तो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब यहां पर मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए कम सीटों पर लड़ रहे हैं। सर ये जो आप युवा कर रहे हैं, ये वो पीढ़ी है जिसने सिर्फ भाजपा शासन देखा है। 27 साल से बीजेपी यहां पर, मतलब उनका जन्म से लेकर 27 साल की उम्र में जो लोग होंगे, उन्होंने सिर्फ बीजेपी रूल देखा है यहां पर, और उनका गढ़ है ये। नहीं, उन्होंने 2002 को भी देखा, उन्होंने कैंपों को भी देखा, उन्होंने एनकाउंटर्स भी देखा, उन्होंने मसाइब और मुश्किलात को देखा, उन्होंने डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को देखा, बिल्किस की तकलीफ को देखा, और 27 साल से गोधरा में सुनिए यात्रियों को बिल्कुल गोधरा भी देखा, लौटने के बाद जलते हुए भी देखा, बिल्कुल गोधरा भी देखा। मगर उन्होंने अब वो लोग क्या देख रहे हैं, नरोडा पाटिया का जो एक्यूज लाइफ कन्विक्टेड प्रिजनर है वो कैंपेन कर रहा है, वो देख रहे हैं। अभी वो देख रहे हैं कि जिन्होंने बिल्किस बानो के कन्विक्टेड लोगों को संस्कारी कहा, वो भाजपा टिकट देती है। इसका जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस है इसकी जिम्मेदार। 27 साल से तुम भाजपा को नहीं हरा पाए, और आज जब हम लड़ रहे हैं तो आप उंगली उठा रहे हैं। आप इनकेपेबल हैं, इन कैपेसिटी आप में है कि आप नहीं हरा सकते बीजेपी को, आप तो सिर्फ डरा कर वोट हासिल करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज को भिजाइए विधानसभा में, ताकि आपकी तकलीफ को कोई बयान कर सके, आपकी क्वेश्चंस रेज कर सके, आप उसका आंसर लें सरकार से। कोई पूछने वाला हो ना आपका, कोई भी नहीं है। 2 इंसिडेंट्स जो अभी हुए उस पर अब मैं चर्चा करना चाहती हूं। मोदी की ही लोकप्रियता का साइड इफेक्ट है क्या कि सूरत में जो आपने सामना किया, काले झंडे भी और मोदी के नारे भी लगे, आपको नहीं ऐसा जमीन पर उतर के थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ऐसा है ना कि उसके नेक्स्ट डे चिल्ड्रंस डे था, तो बच्चे पुकारना शुरू कर दिए, पप्पा पप्पा पप्पा, तो मैं क्या करूं। और हमारा हाल देखिए, हम कितने डेमोक्रेटिक। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमने कहा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पत्थर भी चला ना हमने नहीं, हमने उस सभा में हमने कहा ना, पुकारो बेटा पुकारो, कोई बात नहीं। अगर वही बीजेपी की रैली में जाकर कोई कर देता तो क्या होता, फोन आ जाता, शो चलाओ, मोदी जी की सिक्योरिटी में ब्रीच हो गया। हम बोले कोई बात नहीं, पुकारो। और वो हमको तकलीफ क्यों, बाद में हमको बताया कि तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि हमने बिल्किस बानो का जिक्र किया, हमने केडिया में जो बच्चों को रोड पर लाकर मारा गया उनका जिक्र किया, हमने डिस्टर्ब एरियाज एक्ट का जिक्र किया, हमने कहा कि सूरत में उस विधानसभा में ईस्ट में पीने का पानी नहीं है, स्कूल्स बंद हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ हो गई। इंसाफ का एक नियम होता है, और वो ये कि इंसाफ हो लेकिन साथ में दिखाई भी दे कि इंसाफ हो रहा है। जी, और जी। आप तो इतने बड़े बैरिस्टर हैं। नहीं छोटा हूं। जब आप बिल्किस का जिक्र करेंगे, जब आप नरोदा पाटिया का जिक्र करेंगे, लेकिन गोधरा बोलना भूल जाएंगे, तो लोग आपकी नीयत पर शक करेंगे। मैडम क्यों नहीं बोलेंगे गोधरा? कहां बोलते हैं सर क्यों आप? नहीं अरे अभी भी आपने गिनाया, मैंने ये बोला इसलिए लोग पप्पा करने लगे। देखिए इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं। नहीं मैडम, गोधरा हुआ तो जस्टिफाई तो नहीं कर सकते आप नरोडा पाटिया को। गोधरा हुआ तो आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते बिल्किस बानो के रेप को, तो जस्टिफिकेशन हो जाएगा फिर। नहीं, नाइंसाफियों का जिक्र हो तो सब हो। नाइंसाफी जरूर हुई है, जो लोग जले हैं नाइंसाफी उनसे हुई है, मगर उसका रिएक्शन तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। उसका रिएक्शन हम जस्टिफाई करेंगे कि कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप जानबूझकर गोधरा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बराबर आपने बोला। अच्छा, कितने भाषणों में यहाँ का सेट, आप ये इंटरव्यू छोड़ दीजिए, कितने भाषणों में आपने अपने से गोधरा का बिल्कुल हम बोलते हैं कि मोदी सरकार उस वक्त के उसमें, सुनिए मेरी बात, उस वक्त के मुख्यमंत्री की गलती थी, ये लॉ एंड ऑर्डर उनके पास था, उनका काम था, ये उनका फेलियर है, ये क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल फैक्ट है, वो हुआ, गोधरा हुआ, कौन इनकार कर रहा है? गोधरा नहीं हुआ,
बिल्कुल हुआ वो गोधरा के बाद फिर क्या क्या हुआ उसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता ना। सरकार तो आपकी थी, किसने क्या क्या कह दिया था मैं नहीं निकालना चाह रहा हूं, मगर 2002 को याद दिलाया गया है बीजेपी की तरफ से आज की तारीख में, जब नरोडा पाटिया का एक कन्विक्टेड प्रिजनर अपनी बेटी के लिए कैंपेन कर रहा है। यूपी में अमित शाह ने जाकर कहा था कि मुख्तार अंसारी वो फुला माफिया सब, अभी कन्विक्टेड प्रिजनर आपके लिए कैंपेन करेगा, मोदी जी की पार्टी के लिए कैंपेन करेगा कन्विक्टेड प्रिजनर। पर कोई तो वजह होगी सर कि बाकी पार्टियां इन इश्यूज को नहीं उठा रही हैं। उनको लगता है कि गुजरात भी अब इन बातों से आगे निकलना चाहता है। पीएम भी कहते हैं कि गुजरात को बदनाम किया राजनीतिक पार्टियों ने लंबे वक्त तक। देखिए गुजरात बदनाम कैसे हुआ, मोरबी से नहीं हुआ गुजरात बदनाम। एक ब्रिज गिरता है, लोग मर जाते हैं, 50 तो बच्चे हैं। आप बताइए, शराब पीकर 35 लोग मर जाते हैं, डुप्लीकेट शराब, बदनामी किसकी होती है? लोगों की तनख्वाहें कम हो जा रही हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास, पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है। ये भी तो चीजें हैं ना मैडम। आप 27 साल से आपने ये सब चीजें कर दी यहां पर, इसको आप इस तरह से टर्न करना चाह रहे, ठीक है आपका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होगी, मगर सच्चाई भी तो मानिए, उसको भी तो मानिए। गृह राज्य मंत्री आज यहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि ड्रग्स के जो तमाम मामले हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम पकड़ रहे हैं खेप को। हम इलीगल ड्रग्स कहीं से भी जाता है तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं उसको, वरना कई राज्यों में तो ऐसी हालत है कि पकड़ाता ही नहीं है। अब पकड़ते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये देखो गुजरात में इलीगल ट्रेड चल रहा है ड्रग्स नहीं का। इतने कैसा आ रहे हैं यहां पर, इतने कैसा आ जा रहे हैं उस पोर्ट पर? कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस तमाम चुनौतियों के बीच में पकड़ रही है ड्रग्स। अरे उनका काम है, उनका और पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़े? मगर इतना वॉल्यूम कैसा आ रहा है यहां पर, कौन है इसके पीछे? अच्छा आप ड्रग्स तो पकड़ रहे हैं, वो जो 35 लोग 30 लोग जो मर गए नकली शराब पीकर, आपने मोरबी के जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप उसका अभी तक हाथ नहीं लगाए। क्या नाम है उनका? सुख कुछ नाम है उनका, सुख से बैठे हैं वो आराम से, आराम से बैठे। कार्रवाई खत्म कहां हुई है? हाँ? एफआईआर में थोड़ी सबका नाम लिखना जरूरी है मैडम। कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। सुनिए आपने अच्छा कहा, गरबा में एक पत्थर फेंकने पर सरे बाजार बच्चों को लाकर पीटा गया जनता के सामने और 150 लोग मर जाते हैं। आप में इतनी ताकत नहीं है कि उनको पकड़ सकें। एक पत्थर फेंकने पर लाकर रोड पर मारते हैं और जो 150 लोग मर जाते हैं, आप ठंडे बैठे हैं। क्या रिश्ता है आपका उनसे, बताइए हमको। मैंने वो हिंदी सीरियल ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताना चाहिए। आपको लगता है बीजेपी बचा रही है? बिल्कुल। जब एक पत्थर फेंकने पर रोड पर लाकर बच्चों को पुलिस मारती है, वीडियोग्राफी करती है, जनता सीटी मारती है, अपना हेट्रेड दिखाती है, फिर वो 150 मरने वालों परिवार को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? आप पकड़ते भी नहीं उन लोगों को, क्यों नहीं पकड़ते उनको आप? इस देश में विपक्ष की क्रेडिबिलिटी इतनी कम क्यों हो गई है कि लखीमपुर खीरी, हाथरस, मोरबी, इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो मिसाल बन जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं। लखीमपुर खीरी ये वो, और वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर बिल्कुल जाती सही है। आप लोग बस ताली पीटते रह जाते हैं। बिल्कुल सही है। आज भी आपको भी अंदर खाने पता होगा कि बीजेपी और बीजेपी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहां पर शायद ओवररूल कर जाए इन इंसिडेंट्स को। क्यों इतना विपक्ष का जो मीटर है, क्या बोला जाए, देखिए बीजेपी कुछ नहीं, सुनिए बीजेपी कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी है। बीजेपी कुछ भी नहीं है। ये सब दूसरे सब बोलते हैं भाई ऐसा होगा, वो संघ ये करता है वो करता है। मैं मानता हूं उस बात को, मानता हूं उस बात को, मैं नहीं मानता। मगर ये अपोजिशन के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं कहां लड़ रहा हूं मैडम? मुझे कहां प्रधानमंत्री बनना है, मुझे कहां मुख्यमंत्री बनना है, मुझे कहां ये पूरे मंत्रालय। मैं तो सिर्फ चाह रहा हूं कि कमजोरों को उनका इंसाफ मिले, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसको रक्षा मंत्री बनना है, जिसको दौलत कमाना है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, जो ख्वाब देख रहे हैं, उनको चाहिए ना। वो आइडियोलॉजी पर मुकाबला ही नहीं कर रहे बीजेपी से। जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा ही खेलते हैं वो लोग, और जब इलेक्शन हार जाते हैं ढूंढते हैं कहां ओवैसी कहां है इसमें, और जब ओवैसी नजर नहीं आता तो बोलते हैं नहीं नहीं बीजेपी ने कर लिया। कब तक आप हमको गाली देते रहेंगे? आप भी तो कुछ करिए ना, कुछ तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए, मुद्दों पर मुकाबला करिए। आप चुनाव जब शुरू होता है, देखिए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हम लोग सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा मानना यह है कि मैं भी क्या चाहते हैं, थर्ड फ्रंट में ताकत चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूं कि जिस दिन मैं एग्जाम से पहले पढ़ता था तो 45 लाता था मैं, अगर 2 दिन पहले, और अगर मैं कंटिन्यूस पढ़ता था तो 70 लाता था, 80 लाता था। अब आप एग्जाम से पहले उठकर मुकाबला करने जा रहे हैं तो कहां पास होंगे आप?
ये लोग तो साल के 12 महीने 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी वाले। राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे, क्या बोलेंगे उनके बारे में, क्या बोला जाए? हाँ? मुझसे क्यों पूछ रहे आप? मैं तो समझना चाह रही हूँ कि विपक्ष क्रेडिबल ऑप्शन क्यों नहीं इस देश में? राहुल गांधी के बारे में तो स्मृति ईरानी बेहतरीन बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। मैडम वो ऊपर के आदमी है, हम नीचे के जमीन के आदमी है। ना ना ना, हम कहां जाएंगे? एक वक्त पे तो था कांग्रेस से ठीक ठाक चलता था आपका। ये इतना ठीक ठाक था कि जब उस वक्त के आंध्र प्रदेश में जब उन्हीं के एमएलए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए तो हमारे पीछे पड़ गए, अरे बचा लो सरकार को। जब बी टीम नहीं थे, न्यूक्लियर डील हुई तो हम वोट दिए, जब बी टीम नहीं थे। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ थी, आज उनके वो चहीते बन गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? हालात है, वक्त की बात है। तो आपने बीच कुछ कोशिश की बातचीत करने की? नहीं, या कुछ मैं क्यों करूंगा? ऑपोजिशन एक साथ ना, मैं क्यों करूंगा? मुझे क्या करना है भाई? आपको प्रधानमंत्री बनना है, आप करिए ना कोशिश। आप ये समझते हैं कि बस आप तीर लेके निकल जाएंगे और मैदान मार लेंगे। राहुल गांधी आपको पीएम मटेरियल लगते हैं? हाँ? राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं लगते मुझे, खुल के कर, नहीं लगते मुझे, नहीं लगते मुझे। तो कौन लगता है आपको देश में? क्योंकि नीतीश कुमार भी बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार तो खत्म हो चुके हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में अब आप बहुत एक्टिव। नीतीश कुमार की जो दवाई है वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है। मगर देखिए 130 करोड़ का देश है, इसमें बहुत से काबिल महिलाएं भी हैं, 2 लोग भी हैं जो बराबर इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि वो निकलेंगे, वक्त पर आएगा, निकलेंगे बराबर। 3 चेहरे हैं जो अपने आप को 24 में मोदी के अगेंस्ट पिच करते हैं। ममता बनर्जी नहीं, और एक आजकल आप छोटा रिचार्ज कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या मतलब है उसका छोटा? 2 राज्य हैं उनके पास अभी, दिल्ली और पंजाब, अरविंद केजरीवाल के। क्या हो रहा है पंजाब में? देख रहे हैं आप पंजाब में क्या क्या हो रहा है? हालात क्या होंगे पंजाब में फ्यूचर में? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं, मैं स्कूल बनाऊंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे नहीं बोलूंगा। बिल्किस पे बोलो, नहीं मैं क्लासरूम पे बात करूंगा। तबलीगी जमात बोलो, वो खत्म हो गया। सीलमपुर में देखिए जाकर, जो अल्पसंख्यक समाज का इलाका है, क्या काम किया। अच्छा, ये सीलमपुर में जाते हैं, बोलते भाजपा को हराना है, और जब दूसरे इलाके में जाते हैं, आपके लिए मैंने फ्री क्लिनिक खोल दी है। यहां पर भाजपा का डर, वहां पर फ्री क्लिनिक। ये ड्रामा है ना, ये तो ड्रामा है इनका। ये तो कंप्लीट हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चल रहा है। और भाजपा से डराना तो आपको भी बड़ा अच्छा आता है। कहां डरा रहे हैं मैडम? सर, आपका भाषण शाम में कोई जाके हैदराबाद में सुन ले, आप बीजेपी से तो डराते हैं। नहीं, डराते नहीं है। अगर हम मोदी से डराते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम डराने की बात नहीं करते, हम उम्मीद दिलाते हैं, हम उनको उम्मीद दिलाते हैं, इसीलिए तो हम जीतते हैं। उम्मीद दिलाना है। यहां पर कांग्रेस डरा रही है, 27 साल से तुम नहीं हरा पाए, अब डरा रहे हैं। बीजेपी देखो ओवैसी आया, अरे तुम 27 साल से तुम तो नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप भाजपा को हरा ही नहीं पा रहे। अच्छा, शंकर सिंह वाघेला साहब यहां बैठे थे बेचारे, इनको क्या किया इन्होंने? हम लेट आए तो पूछ लेते हैं उनसे, सर क्या हुआ था बता दीजिए कांग्रेस से आप। ये भी तो कसर नहीं छोड़ रहे अब नुकसान पहुंचाने में। अब नहीं, बड़े लीडर हैं, स्ट्रांग लीडर हैं, मानता हूं उनको, मगर वो गए, कांग्रेस ने क्या किया उनको? कुछ नहीं किया उनको। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? अगर यहाँ पर मैंने थैंकफुल नहीं, मैं तो, सर आप तो 12 सीट पे ही लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि कांग्रेस में जो जितने नेता राहुल गांधी की तरफ है, अल्लाह उसमें और इजाफा कर दे, उनको दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस वही रहे, बड़े और बढ़ जाएं। इससे तो बीजेपी को फायदा ही होगा। नहीं, बीजेपी को देखिए, एक पॉइंट आएगा, वो आ रहा है, जब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं हाँ। कि अब ये ज्यादा दिन ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। बीजेपी कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी है और कुछ भी नहीं है। आप मोदी को हटाइए, बीजेपी गिर जाएगी धान से। पर मोदी तो है ना, फिर मोदी से मुकाबला कौन करेगा? नहीं, बहुत जनता करेगी, 130 करोड़ जनता। मोदी देश से बड़े नहीं है, देश सबसे बड़ा है। इस देश की जनता मोदी को प्रधानमंत्री बनाई, देश की जनता ने हमको एमपी बनाया, तो देश की जनता असल राजा है। वो रियलाइज कर रही है कि कैसे वो तकलीफ में आज जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो देखेंगे आप आगे जाकर। आपको एहसास है ओवैसी साहब कि एक बार फिर से अगर बीजेपी यहां जीत जाती है, वो एक रिकॉर्ड बना देंगे इस देश में? ये क्या साबित करेगा? क्या ये एक बार फिर से एस्टैब्लिश नहीं करेगा मोदी नेता नंबर 1 24 के पहले? इसी तरह की बात वेस्ट बंगाल में सीपीएम के बारे में बोलते थे। अब सीपीएम वाले कहां हैं वहां पर वेस्ट बंगाल में? कांग्रेस से अलायंस करने मजबूर हो गए। तो ये देश की जनता की खासियत ये है कि इंडिया इज इंदिरा बोलने वालों को इंदिरा को हरा दिया था उन्होंने।
तो इस देश की खासियत है जनता की। कोई यहां पर अगर कोई पॉलिटिक्स में आकर बोलेगा कि मैं भगवान बन चुका हूं तो मट्टी चका देगी जनता यहां की। फ्यूचर क्या है आपका? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है? क्यों नहीं, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा? ब्राइट है, मुझे बहुत लग रहा है ब्राइट। बोलते हुए भी आप सोच रहे हैं कुछ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्यूचर ब्राइट है। हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, मगर लड़ेंगे। मुझे चुनाव लड़ना ही आता है और मैं लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेंगे? ये इन लोगों के पुकारने से, इन लोगों के झूठे इल्जाम से पीछे तो हटने वाले हम नहीं है। जनता हमको वोट दे रही है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि पूछ के लड़ूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 बड़े मौलाना हमारे से मिलने आए थे हैदराबाद को, आकर बोले कि वो बड़े मौलाना बोल रहे हैं आपको कि आप चुनाव मत लड़िए। बोला भाई 1 महीना है, नहीं हटेंगे। बोले रास्ता निकालिए। बोला ठीक है, समाजवादी से 10 सीट दिला दीजिए और वो सीट दिलाइए जहां पर हमारा एमएलए नहीं, उनका एमएलए नहीं है। बड़े खुश हुए। आज वो मौलाना इतने खुश हुए कि जाते जाते हमारे सर पे हाथ रख के फोटो भी ले ली हमारी। अच्छा। बोला उसके बाद पूछा मौलाना क्या हुआ? बोले सोच रहे हैं। उनकी भी नहीं चली। अब क्या करेंगे इन लोगों को? अब आपको 2-2 मिसालें दे रहे हैं। तो वो क्या अखिलेश बाबू ने भेजा था उनको? कौन भेजा था हमको नहीं मालूम। आए हमारे पास बड़े लोग, बड़े मौलाना थे, हम बड़ी इज्जत किए उनको। हम इज्जत करते हैं बुजुर्गों की। उनको बिठाए, उनकी बात सुने। हमने कहा कर दीजिए, नहीं सुने, अब क्या करेंगे उसको? गुजरात में ऐसा कुछ हुआ क्या किसी नहीं, मैंने कहा ना आपको, वो 3 सीट छोड़ दो बोले थे हमको। हमारे साबिर भाई ने कहा कि भाई हम 2 छोड़ देते हैं। बोले नहीं साबिर तू भी मत लड़। अरे 2 टाइम का विधायक है साबिर काबुली वाला, लोकप्रिय नेता है, मेहनत करने वाला आदमी है। आप बोल रहे नहीं लड़ो ही मत। क्या करें? हारमोनियम लेके बैठ जाएं, थाली बजाएं इन लोगों के लिए और देखते रहे कि और 5 साल ऐसा ही चलता रहे। तो बिलखिस पर नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे नहीं बोलेंगे और जहां जहां आदिवासी, दलित, मुस्लिम इलाके हैं वो ऐसी लोग तड़पते रहेंगे। कभी चलकर देखिए मैडम हमारे साथ, आप बताते हैं आपको मुस्लिम इलाके, देखिए क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह से रह रहे हैं वो लोग। मोदी जी बोलते मैंने गुजरात बनाया, वो कम से कम हम उनको दावत देंगे सर कभी मुस्लिम एरिया में जाकर देखिए, दलित एरिया में जाकर देखिए, पीने का पानी साफ नहीं मिलता है, स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, 8वीं क्लास के बाद बच्चों को स्कूल ही नहीं मिलता है। पर ये खाई, ये अविश्वास, ये डर किसने बिठाया उनके मन में कि वो भी एक वोट डालने के पहले ये सोचते हैं कि हमें एंटी बीजेपी वाले को वोट देना है? देखिए ये जो किसकी करनी? नहीं, ये जो हमारे मुसलमानों के जो बड़े चौधरी लोग हैं, उनको चुनाव के वक्त ही मुसलमानों की जिंदगी और मौत याद आती है और चुनाव जैसे हो जाएंगे 5-6 नतीजा, उसके बाद मरते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज आपको उठना है और सही फैसला लेना है 1 दिसंबर को और 3-4 दिसंबर को। अब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप कितनी सीटों पर जीतने के लिए लड़ रहे हैं और कितनी सीटों पर काटने के लिए लड़ रहे हैं? अरे आपको पूरा किस्सा सुनाने के बाद आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। कितनी सीटें जीतेंगे? अरे हर सीट पे जीतने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह नतीजा अच्छा आएगा। कोई इलेक्शन लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है ना मैडम, मुझे भी जीतने का शौक है, हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमको बहुत कॉन्फिडेंट है अच्छी सीट निकालेंगे। ओवैसी साहब आप आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। जय गरवी गुजरात, ये है जय गरवी गुजरात, जय गरवी गुजरात, ये है जय गरवी गुजरात, जय गरवी गुजरात, ये है जय गरवी गुजरात।
गर्म होता हुआ चला जा रहा है। चुनावी राजनीति में अपने दावे और अपने वादे हैं, लेकिन अब एक ऐसे खास मेहमान इस सभागार में आ चुके हैं जिनको गुजरात में सुपर सीएम कहा जाता है। कहा जाता है कि उनका पत्ता खूब चलता है, जो निर्णय ले लेते हैं नेता उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन बगावती सुर बीजेपी के भीतर जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैसे लड़ेंगे? नवसारी से 3 बार के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी का बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप।